मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक भी किस्सा ऐसा नहीं है जिसमें दाऊद शामिल ना हो। बिना दाऊद इब्राहिम के मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक भी किस्सा पूरा हो ही नहीं सकता। मुंबई अंडरवर्ल्ड में इस हैसियत से है दाऊद इब्राहिम। आज चलिए आपको सुनाते हैं इसी दाऊद इब्राहिम की पूरी कहानी पूरे विस्तार से। एक भी लिंक ऐसा नहीं है जिसे हम आज के इस किस्से में छोड़ने वाले हैं। इतना बड़ा नाम करने के लिए इतना बड़ा काम भी करना पड़ता है जिसे दाऊद ने बखूबी किया था। किस तरह से एक पुलिस अधिकारी का 7वीं फेल बेटा बम्बई में सबसे बड़ा क्राइम सिंडिकेट खड़ा करता है और अरबों रुपए की उगाही करता है, सब के सब आपको जानने को मिल जाएगा इस अकेली वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दाऊद इब्राहिम का जन्म 27 दिसंबर साल 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड़ में हुआ था। उसका पूरा नाम शेख दाऊद इब्राहिम कासकर है। उसके पिता शेख इब्राहिम अली कासकर मुंबई पुलिस में हवलदार थे। स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही दाऊद इब्राहिम गलत संगतों में शामिल हो गया था, जिसकी वजह से उसे लगातार अपने बाप से पिटना भी पड़ता था। लेकिन बुरी आदतें उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा घुस चुकी थी। यहाँ से वो चोरी और डकैती जैसी चीज़ों में शामिल हो गया था। यह 70 का शुरुआती दशक था और बम्बई में अंडरवर्ल्ड अपना पैर जमा रहा था। इस वक्त तक बम्बई का सारा क्राइम हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार के हाथों में थी। इन सब ने अपना अपना एरिया बांट रखा था, लेकिन दाऊद इब्राहिम को भी तो इसी दुनिया में आना था। वो आया और साथ में लाया अपने बड़े भाई साबिर इब्राहिम कासकर को। 20 साल से भी कम उम्र में दाऊद ने अपना गैंग बनाया था, जिसका मुखिया था उसका बड़ा भाई साबिर इब्राहिम। इस गैंग का मुख्य ठिकाना था मुंबई का एक पिछड़ा और बदहाल एरिया डोंगरी। गैंग नया था, नाम और पैसा दोनों कमाना था, इसीलिए छोटी छोटी वारदातों को अंजाम दिया जाने लगा। ये वो वारदात थी जो करीम लाला के एरिया में किया जा रहा था। करीम लाला के गैंग को पठान गैंग के नाम से भी जाना जाता था। करीम लाला इससे नाखुश हो गया। शिकायत की गई हाजी मस्तान के पास। हाजी मस्तान ने सलाह मशवरा करवाया, लेकिन दाऊद जैसे महत्वाकांक्षी लोगों के लिए यह कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं थी। हाजी मस्तान की इज्जत करीम लाला की नज़रों में थी, लेकिन दाऊद की नज़रों में नहीं थी। इस बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और दाऊद लगातार अपने गैंग के साथ करीम लाला के एरिया में हस्तक्षेप करता रहा। करीम लाला अब परेशान हो चुका था। उसने दाऊद गैंग के मुखिया को अपना निशाना बनाने का सोचा, लेकिन इसमें वो अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहता था। यहीं पर एंट्री होती है एक नए डॉन की, मानिया सुरवे। बम्बई अंडरवर्ल्ड में आए इस नए गैंग को भी पहचान की ज़रूरत थी। करीम लाला ने उसका इस्तेमाल किया और साबिर की सुपारी मानिया सुरवे को दे दी। मानिया भी अपना काम किया और साबिर इब्राहिम को सिद्धि विनायक पेट्रोल पंप पर गोलियों से भून दिया। बम्बई अंडरवर्ल्ड का यह सबसे पहला और सबसे बड़ा मर्डर था जिसने सभी गैंग को चौकन्ना कर दिया। ये वो समय था जब कई तरह के नए गैंग बम्बई में जन्म ले रहा था। बम्बई पूरी तरह से क्राइम में जकड़ चुका था। साल 1975 में लगी देशव्यापी आपातकाल के बाद जब हाजी मस्तान ने खुद को बम्बई अंडरवर्ल्ड से किनारा करना शुरू किया था, तब बम्बई में भाई की गद्दी खाली हो चुकी थी। इस गद्दी को पाने की ललक सभी नए जन्मे गैंगों में थी, फिर चाहे वो मानिया सुरवे का गैंग हो, दाऊद का गैंग या फिर अरुण गवली का गैंग। 70 के दशक का आखिरी साल। भाई की मौत के बाद दाऊद खुद गैंग का मुखिया बना और गैंग का नाम बदल दिया। अब उसका नया नाम था डी कंपनी। दाऊद इब्राहिम के नेतृत्व में डी कंपनी ने वो करना शुरू किया जो बम्बई अंडरवर्ल्ड में अब तक नहीं हुआ था। अब शुरू होता है गैंगवार का खेल। आए दिन बम्बई की सड़कों पर लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बनता था। पूरा शहर खून में रंगा हुआ था। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन बम्बई की सड़कों या गलियों में लाशें नहीं मिलती थी। दाऊद अपना खेल पूरी तरह से खेल रहा था। साथ में शामिल किया गया था बम्बई पुलिस के कुछ मुलाजिमों को और कुछ राजनेताओं को भी। रुपये का शौक सबको होता है, अमीर सब बनना चाहता है। दाऊद इब्राहिम रुपये पैसे बना रहा था, जिसका मुख्य जरिया था एक्सटॉर्शन यानी कि प्रोटेक्शन मनी। बम्बई के बड़े बड़े बिल्डर्स, बिजनेसमैन और फिल्मी हस्तियों से दाऊद को हफ्ता मिलना शुरू हो चुका था और साथ में अवैध शराब, ड्रग और सोने की तस्करी तो थी ही। बम्बई के सभी छोटे मोटे गैंग या तो अब खत्म हो चुका था या वो दाऊद के साथ काम करने लगा था। बम्बई अंडरवर्ल्ड का अब एक ही बॉस था, दाऊद इब्राहिम। यह 80 का शुरुआती दशक चल रहा था। दाऊद खूब पैसे बना रहा था और उसे पुलिस और राजनेताओं में भी बांट रहा था। परिणाम यह हुआ कि अब पुलिस और राजनेता दोनों ही दाऊद के पेरोल पर पलने लगे थे। 1980 के दशक में उनका नाम मुंबई अपराध जगत में बहुत तेज़ी से उभरा और कहा जाता है कि उनकी पहुंच सट्टे और शेयर बाजार तक भी पहुंच गई थी। जितने भी गलत काम हो सकते थे दाऊद ने सब किया और सभी गलत कामों को पूरे ऑर्गेनाइज्ड ढंग से किया। इस तरह से दाऊद ने बम्बई में क्राइम का सबसे बड़ा सिंडिकेट खड़ा किया, जिसे मीडिया ने हवा देकर डॉन बना दिया। दाऊद अब अपना बिजनेस अरब देशों तक भी ले गया। समंदर सबसे आसान रास्ता था, उसने उसी को चुना।
अब वो इंडिया के बाहर भी काम कर रहा था। पुलिस से लेकर नेता सबको दाऊद ने अपने में मिला कर रखा था। कोई भी उसके काम के आरे नहीं आता था। जो आता था उसे रास्ते से हटा दिया जाता था। दाऊद के लोग दाऊद के प्रति वफादार था। वो जानते थे कि दाऊद से दुश्मनी की कीमत उसकी जान पर ही खत्म होगी, इसीलिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाता था। एक आवाज़ उठा था समद खान का, जिसकी हत्या कर दी गई। शक की सुई दाऊद इब्राहिम की ओर गया। बम्बई पुलिस ने नोटिस भेजा और दाऊद दुबई भाग गया। यह 1986 का साल था। दाऊद इब्राहिम सिर्फ बम्बई से भागा था, बम्बई को छोड़कर नहीं भागा था। और फिर करामात कुछ ऐसा हुआ कि बम्बई में दाऊद इब्राहिम का बिजनेस दाऊद के ना रहते हुए भी दिन दोगुना और रात चौगुना तरक्की करने लगा। दाऊद के बम्बई से भाग जाने के बाद बम्बई अंडरवर्ल्ड को संभालने का जिम्मा आया दाऊद के राइट हैंड और उसके सबसे भरोसेमंद छोटा राजन के पास। छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम की उम्मीद से बढ़कर कामयाबी हासिल की। आने वाले 4 से 5 सालों में दाऊद के गैंग में छोटा राजन के अंदर 5000 से भी ज़्यादा गुर्गे काम कर रहे थे, जिनमें से कई शार्प शूटर भी था जो राजन या दाऊद के एक इशारे पर किसी को भी मारने की क्षमता रखता था। जो दाऊद साल 1986 में बम्बई से भागा था वो वापस कभी हिंदुस्तान लौट कर नहीं आया, लेकिन उसका गैंग डी कंपनी लगातार बम्बई में एक्टिव रहा और अपना काम बखूबी करता रहा। बम्बई में कोई भी मसला फंसता या कोई एक्सटॉर्शन मनी देने से इनकार करता था तो सीधे दुबई से एक फ़ोन आता था और वो सामने से चलकर पैसा पहुंचाता था। यह रुतबा कायम कर लिया था दाऊद इब्राहिम ने। 1990 के शुरुआती दशक में बम्बई के अंदर दाऊद का आतंक इतना बढ़ गया था कि वो 10 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू सिर्फ बम्बई से कमाता था। लेकिन अब बारी थी पलटवार की। 90 के शुरुआती दशक में देश 2 सबसे बड़े घटना का गवाह बना। पहला था साल 1992 का बाबरी विध्वंस, जिसका बदला इस्लामिक कट्टरपंथियों ने साल 1993 में बम्बई में धमाका करके लिया। इस धमाके का मास्टरमाइंड था टाइगर मेमन, जिसे दाऊद इब्राहिम का संरक्षण प्राप्त था। बम्बई धमाकों में इस्तेमाल किए गए विस्फोटक दाऊद के माध्यम से ही बम्बई लाया गया था। इस घटना के बाद भारत ने कुछ आतंकियों को मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाल दिया था, जिसमें से एक नाम दाऊद इब्राहिम का भी था, या फिर ऐसे कहें कि दाऊद इब्राहिम का नाम इसमें सबसे ऊपर था। एक्सटॉर्शन और स्मगलिंग की दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम अब आतंकवादी बन चुका था। साल 1993 में बम्बई विस्फोट के बाद बम्बई अंडरवर्ल्ड की सूरत बदल गई। गैंग के कुछ लोग अलग हो गए, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख नाम छोटा राजन का आता है। लेकिन दाऊद ने डी कंपनी को बंद नहीं होने दिया। उसके बाद भी दाऊद बम्बई में नए नए लड़कों को रिक्रूट करता रहा, जो बम्बई में रहकर दुबई में बैठे दाऊद के लिए काम करता रहा। यह काफ़ी लंबे समय तक चला। साल 2017 में वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने एक खुलासा किया था कि बम्बई ब्लास्ट के बाद दाऊद ने उसके पास लंदन से फ़ोन किया था और इसमें वो कहा था कि भारत आकर वो आत्मसमर्पण करने को तैयार है, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं, जिसके मुताबिक कि बम्बई ब्लास्ट में उसका कोई हाथ नहीं है, उसे पुलिस द्वारा 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं किया जाएगा और उसे पुलिस रिमांड के बाद 2 दिनों के अंदर बेल मिलनी चाहिए ताकि वो अपने घर पर रह सकें। लेकिन इस बात को तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने मना कर दिया था, जिसके बाद जेठमलानी का कहना था कि सरकार दाऊद को इसीलिए वापस नहीं लाना चाहती है क्योंकि दाऊद के पास सभी बड़े पॉलिटिशियंस के भेद हैं, जो खुल जाने पर कई बड़े लोग सलाखों के पीछे नजर आएंगे। लोग दबी जबान में आज भी यही बात दोहरा रहे हैं। भारत सरकार ने दाऊद को मारने की योजना भी बनाई थी। साल 2005 के जुलाई महीने में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने दाऊद इब्राहिम को उसके ठिकाने पर घुसकर मारने की योजना बनाई। 9 जुलाई 2005 को मक्का में दाऊद की बेटी महरुख की शादी पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से हुई थी। 23 जुलाई 2005 को दुबई के होटल ग्रैंड हयात में शादी का रिसेप्शन था। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इसी रिसेप्शन में दाऊद को मार गिराने का प्लान तैयार किया था। खुफिया एजेंसियों को ये पक्की जानकारी थी कि रिसेप्शन में दाऊद जरूर आएगा। इसके लिए छोटा राजन गैंग के 2 शार्प शूटर्स को ट्रेनिंग भी दी गई। इस ऑपरेशन को अभी के NSA अजीत डोभाल लीड कर रहे थे। फिर अचानक से दाऊद को मारने का प्लान लीक हो गया और मुंबई पुलिस में मौजूद दाऊद के कुछ लोगों ने दोनों शार्प शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ एक बार फिर से यह बात कन्फर्म हो गई कि मुंबई पुलिस में कुछ अधिकारी अभी भी हैं जो दाऊद के पेरोल पर पल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दाऊद के बारे में भारतीय एजेंसियों के पास जानकारी नहीं है, उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी है, लेकिन वो ऑपरेशन कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि भारतीय एजेंसियों को कराची में क्लिफ्टन रोड पर बने उस घर का भी एड्रेस है जिसमें दाऊद रहता है। साल 2011 में जब अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ओसामा बिन लादेन को मारा था, तब दबे जबान से यह बात भी सामने आ रही थी कि भारत भी दाऊद के लिए ऐसा ही एक ऑपरेशन कंडक्ट कर सकता है। लेकिन सत्ता बदली, नए सरकार आए, फिर भी इस मामले पर कोई अपडेट नहीं आया।
भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी सभी जानकारियों के बाद भी पाकिस्तान में आज़ाद घूम रहा है। अब तो पाकिस्तान ने भी कंफर्म कर दिया है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही रहता है। दाऊद के साथ पाकिस्तान में उसकी बीवी मजहबी शेख, इकलौता बेटा मोइन नवाज और 3 बेटियां महरुख, मेहरीन और माजिया भी रहती है। उसकी एक बेटी मारिया की मौत साल 1998 में हो चुकी है। इसके साथ दाऊद के कुछ वफादार लोग भी दाऊद के साथ उसके घर में ही रहते हैं। कहा जाता है कि उसके घर का सुरक्षा घेरा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सुरक्षा घेरे से भी ज़्यादा बड़ा है। दाऊद कई नामों से जाना जाता है। दाऊद इब्राहिम के पास 4 पासपोर्ट हैं। इनमें से एक पासपोर्ट दाऊद की नई फ़ोटो के साथ है, जो शेख दाऊद हसन के नाम से कराची से साल 1996 में जारी हुआ है। इन पासपोर्टों में 2 पाकिस्तान, एक UAE और एक यमन द्वारा जारी किया गया है। बम्बई की वैसे तो हर डॉन पर कोई ना कोई फिल्म बन चुकी है, लेकिन दाऊद के नाम पर तो कई फिल्में बन चुकी है, जिसमें से साल 2002 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी को सबसे अहम माना जाता है। इस फिल्म में अजय देवगन ने दाऊद इब्राहिम का किरदार निभाया था। इसके अलावा साल 2013 में आई वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन में अक्षय कुमार ने दाऊद के किरदार को पर्दे पर जिया था। साल 2013 में ही आई निखिल अडवाणी की फिल्म D-Day में ऋषि कपूर ने दाऊद को हूबहू पर्दे पर उतार दिया था। कुल मिलाकर बात यही है कि दाऊद अभी भी जिंदा है और पाकिस्तान में रहते हुए दुनिया भर में अपने इलीगल बिजनेस को फैला रखा है। खास करके अफ्रीकी देशों में ज़्यादा बिजनेस है दाऊद इब्राहिम का। खूब पैसा कमाता है और आतंक फैलाता है। साल 2008 में हुई मुंबई में 26/11 में भी दाऊद का हाथ था। इस हमले में दाऊद के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि उसने आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था, यानी कि सामान मुहैया करवाया था। तो यह थी पूरी कहानी दाऊद इब्राहिम की। बम्बई अंडरवर्ल्ड के लगभग सभी बड़े नामों की कहानी हम आपको अब तक सुना चुके हैं। अगर आप और किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपकी फरमाइश पूरी करें। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।